जय हिंद दोस्तों। आज 2 अक्टूबर दो महापुरुष का जयंती है। कुछ भी कहने से पहले भारत के 2 ऐसे फ्रीडम फाइटर को करता हूं। एक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी, और दूसरा उन्हीं के मार्ग पर चल करके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तक सफर करने वाले और माता के नन्हे और देश के लाल कहलाने वाले लाल बहादुर शास्त्री को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप लोग महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ पढ़े और सुने होंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में शायद कम जानते होंगे। तो आज हम उनके जीवन में कुछ 18 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कि आप लोग जान करके आप लोग भी उनसे कुछ मोटिवेट हो सके या प्रेरणादायक हो सके। पॉइंट नंबर 1, ऊपर वाले हमसे कुछ लेते हैं तो हमें बहुत कुछ देते भी हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म के मात्र 18 महीना बाद ही इनके पिता के निधन हो गया। लेकिन इन्होंने भारत माता को एक ऐसे पुत्र को सौंप के गए थे जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री तक का सफर किए। दूसरा, इन्होंने हमें सिखाते हैं कि शिक्षा के लिए सिर्फ समर्पण और ध्यान ही काफी है, पैसा एक अलग चीज है। क्योंकि इनका जन्म ऐसे घर में हुए जिनके पास पैसा नहीं थे। ये बहुत ही आर्थिक मंदी से गुजरे हुए हैं। एक समय की ऐसा बात है कि इनके पास किताब खरीदने तक का पैसा नहीं था। एक दिन उनका टीचर उनके किताब के लिए बहुत पीटे। उसी दिन को अपने दोस्त से किताब मांगे और रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पूरे किताब अपने कॉपी में छाप डाले। उस अगला दिन जैसे हुआ, टीचर ने उनके से किताब मांगा तो उनके दोस्त जो खड़ा होकर बोले कि सर, इन्होंने मेरे किताब को रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके अपने कॉपी में छाप डाले हैं। तो टीचर ने इनसे बहुत खुश हुए और उसी समय से इनको अपने पुत्र की तरह मानने लगे। तीसरा, वह बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। एक बार की ऐसी घटना था कि उनके पास नाव को किराया देने के लिए पैसा मात्र भी नहीं था, उनको नदी को तैर करके पढ़ने जाना पड़ा था। हालांकि उनके दोस्त बोलते थे कि हमसे किराया ले लो। चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो ये जात पात से बिल्कुल ऊपर सोचते थे। जब इनका संस्कृत में स्नातक पूरा हुआ तो इनको एक शास्त्री नाम का उपाधि दिया गया, ठीक ना। उसी दिन से अपना नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव को हटा करके लाल बहादुर शास्त्री लिखना शुरू कर दिए और बोले कि श्रीवास्तव जो होता है वह एक जाति विशेष को व्यक्त करता है, इसलिए आज से मैं शास्त्री को लिखूंगा, श्रीवास्तव को नहीं लिखूंगा। अगर 5वां पॉइंट की बात करेंगे तो वे दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। जब इनका शादी होने लगा, इनका शादी 1928 में हुआ, तो इन्होंने दहेज के लिए साफ नकार दिए। दहेज में सिर्फ एक चरखा और कुछ गज सूती का कपड़ा मांगे थे और इनका शादी ललिता देवी से हो गया। और 6ठा पॉइंट की बात करेंगे तो देश सेवा के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है। इन्होंने मात्र 15 से 16 की उम्र के ही थे तो गांधी जी के साथ देश सेवा के लिए निकल पड़े। इन्होंने 1921 में हुए असहयोग आंदोलन, 1930 में हुए दांडी मार्च, 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और गांधी जी के बहुत ही करीबी पहुंच गए। 1942 में गांधी जी ने जब नारा दिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी जी ने हम लोग के नारा दिए करो या मरो, तो इन्होंने उस नारा को बहुत ही चालाकी से बदल दिए, थोड़ा सा बदल करके इन्होंने बदल दिए मरो नहीं मारो। यह नारा लोगों में बहुत ही प्रभाव उत्पन्न किया और वहां से देश की आजादी के लिए एक नई दिशा मिल गई। इन सभी आंदोलनों को जोड़ा जाए तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को बार बार जेल जाना पड़ा था। कुल मिला के कहा जाए तो इन्होंने कुल जेल में ही लगभग 9-10 साल काट लिए। अगर 7वां पॉइंट का बात करेंगे तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया शब्द है, मेहनत करना ही प्रार्थना होता है। यह लाल बहादुर शास्त्री इनको बहुत ही अपने जीवन में अप्लाई किए हैं। तो यह बात हालांकि सही भी है कि अगर आप भगवान के सामने सिर्फ खड़ा होकर बोलते रहे कि हमें सफलता दिला दो तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर 8वां पॉइंट की बात करेंगे तो इनको सपोर्ट माता और पत्नी भी बहुत अच्छे से किए थे, क्योंकि इनके मामा जो थे इनको माना कर रहे थे तुम यह सब क्या कर रहे हैं, यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन इनके माता ने बोली कि जा बेटा, तुम इसी के लिए बना हुआ है, तुम अपने प्राण देश के लिए निछावर भी कर देगा तो हमें बहुत ही खुशी मिली। और इसमें उनकी पत्नी भी बहुत ही उनको प्रेरणा दी। हमारे शास्त्री जी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे और हमारे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को होना ही चाहिए। लेकिन आजकल के नेताओं में यह बिल्कुल दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं आता है।
तो इन्होंने जब जेल में थे तो अपने माता जी के पास लेटर लिखते थे कि जो भी आपको पैसा मिलता है घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए, क्या उसमें चल जाता है। तो उनके माता जी ने रिटर्न जवाब दिए कि हमें तो 50 रुपये मिलता है, लेकिन हम तो 40 रुपये में ही कर लेते हैं। तो उनको बहुत ही खुशी मिला और उन्होंने अपने संस्था को फिर से रिटर्न में लेटर लेके अब बोले कि मेरे घर सिर्फ 40 रुपया ही भेजा जाए, क्योंकि 40 रुपये में ही मेरा खर्चा चल जाता है, पर 10 रुपये बाकी के 10 रुपया गरीबों में दे दिया जाए ताकि उनका भी जीवन व्यापन हो सके। दूसरा, इसी तरह एक और घटना है कि जब उन्होंने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने जा रहे थे तो उनके पैर में अचानक चोट लग गया। तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। अब डॉक्टर साहब आए, उनके पैर को इलाज किए। तो शास्त्री जी ने उनको बहुत सारे पैसा दिए, लेकिन डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए कि इतने पैसा और वो भी शास्त्री जी से क्यों ले हम। तो शास्त्री ने मुस्कुरा करके बोले कि देखिए, यह कुछ रुपए तो मेरे इलाज के रहा और बाकी के जो भी पैसा है उनको गरीब के इलाज में तुम लगा देना। तो डॉक्टर ले लिए और वह डॉक्टर बहुत ही खुश हुए और कुछ गरीब को भी सेवा डॉक्टर भी करने लगे। अगर 10वें पॉइंट की बात करेंगे हम, तो इनमें एक खास किस्म का गुण था कन्वेंस करने का, जो प्रत्येक व्यक्ति में होना भी चाहिए। भारत में कहीं भी दो गुटों के बीच में खिटपिट होने लगा तो लाल बहादुर शास्त्री को ही उस खिटपिट को दूर करने के लिए भेजा जाता था और शास्त्री जी इसमें सफल हो करके आते थे, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत इन पे खुश होते थे और यही कारण से इनको मंत्रिमंडल में अलग अलग किस्म का मंत्री पद दिया गया। शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि सारा जिम्मेदारी अपने सर पर लेने के लिए तैयार थे, जो कि हम लोग को इसे सीख मिलना चाहिए कि कोई भी बहाना करने से पहले खुद सोचना चाहिए कि मुझ में कोई गलती नहीं रहा है। तो बहानाइटिस की बीमारी आप लोग छोड़ दीजिए। एक बार की बात है, जब इन्होंने रेल मंत्री के पद पे थे, तमिलनाडु में अचानक एक रेल दुर्घटना हो गई। इसमें लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना से शास्त्री जी बहुत आहत हुए और इन्होंने रेल पद से अपना इस्तीफा दे दिए। इससे साबित होता है कि ये बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे और पद के लिए बिल्कुल ही लालची व्यक्ति नहीं थे। शास्त्री जी युवा के प्रति बहुत ही सकारात्मक रहते थे, क्योंकि वह जानते थे युवा ही देश का भविष्य होता है और युवा जिस दिशा में देश को ले जाना चाहता है उस दिशा में ले जा सकता है। जब पुलिस और स्टूडेंट के बीच में झड़प हो गए तो इन्होंने लाठी चार्ज के बजाय ही पानी चार्ज का पहला बार आदेश दिया और बहुत ही यह सराहनीय रहा। ठीक इसी तरह इतिहास में यह भी पहला बार हुआ कि परिवहन मंत्री के पद पे जब थे तो इतिहास में पहली बार यह भी हुआ कि इन्होंने पहली बार महिला को आगे रखते हुए महिला कंडक्टर बनाने के लिए आदेश प्रदान किए। लेकिन आज की बात किया जाए तो कोई भी समस्या अपना सरकार के पास ले जाते हैं, वह चाहे स्टूडेंट हो, अपना किसान ही क्यों न हो, तो हमारा स्वागत सिर्फ लाठी से किया जाता है। पानी तो दूर की बात है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो आपका कर्म ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। यह बात लाल बहादुर शास्त्री से सीख लीजिए। जब 27 मई 1964 को उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अचानक निधन हो गया, इससे देश में बहुत ही दुखद हुआ और सत्ता में बहुत ही खलबली मच गई कि आखिरकार अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो शास्त्री जी पीएम के मार्ग में थोड़ा पीछे थे, क्योंकि इनके सामने कुछ दिग्गज नेता आगे थे, जैसे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो उस समय पार्टी के अध्यक्ष के कामराज हुआ करते थे, तो के कामराज के लिए चुनना थोड़ा मुश्किल हो गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री किसको चुना जाए, मोरारजी देसाई को कि लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा गांधी के हाल में पिता का निधन हो गया था, तो उस समय इंदिरा गांधी पीएम के लिए स्वीकार नहीं किए। लेकिन अब के कामराज के लिए यह समस्या आ गई कि अब दो समस्या था कि मोरारजी देसाई के शास्त्री जी को, हालांकि उस समय शास्त्री जी से ज़्यादा फेमस मोरारजी देसाई थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने अपने मन के ही सुनते थे। तो के कामराज का यह डर था कि कहीं अगर पीएम इनको बना दिया गया तो पार्टी को नहीं सुन करके सिर्फ अपना मनमानी करने लगेंगे तो पार्टी में थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। इसलिए के कामराज ने 9 जून 1964 को हमारे लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर दिए। अगला पॉइंट यह है कि आलोचना का जवाब अपने कर्मों से दें। यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कि अगर कोई आपको आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना को फिलहाल इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और उसका जवाब अपने कर्मों से दें। ठीक इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए उस समय संसद में विपक्ष पार्टी के द्वारा इनको बहुत ही आलोचना किया गया। जैसे कि विपक्ष पार्टी बोलते थे कि हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, यह सरकार देश को ठीक से नहीं चला पाएगी।
तो इन्होंने सिर्फ संसद में सुने, लेकिन जवाब अपने कर्मों से दिए, जो हम आगे बता रहे हैं बारी बारी से। आलोचना के बाद प्रधानमंत्री बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जिसमें से एक डेयरी का उद्घाटन करना, जो हम लोग अमूल के नाम से जाने जाते हैं। उस समय डेयरी का बढ़ावा किसने दिए थे? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, और आगे चल के यह श्वेत क्रांति में बदल दिया गया। उस समय दूध के मामला में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, और आज हम लोग दूध के मामला में, डेयरी के मामले में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो श्वेत क्रांति का सोच कहाँ से आया? तो हमारे शास्त्री जी से ही श्वेत क्रांति का कंसेप्ट आया है। दूसरा बात करेंगे तो हरित गृह क्रांति का कंसेप्ट किसने दिए? तो हरित गृह क्रांति का कंसेप्ट कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिए हैं, क्योंकि जब हमारा देश अन्न के मामला में आत्मनिर्भर नहीं था, तो शास्त्री जी ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने घर में एक रात घर में खाना बनाने से मना कर दिए, और बोले कि हम आज देखना चाहते हैं कि यदि हम आज रात को भूखे रह जाएंगे तो हमारा देश, हमारा परिवार, पूरा भारत का परिवार एक रात अन्न के बिना भी रह सकता है। तो उन्होंने उस रात को खाना नहीं खाया, और अगला ही दिन सोमवार था, और उसी दिन भारत के लोगों को संबोधित करने आए और बोले कि हम भारतवासी अन्न के क्षेत्र में, अन्न मतलब कि गेहूं बोल दीजिए, तो गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हुए बोले कि जो अमेरिका से लाल गेहूं आता है, जिसका नाम हम लोग PL 480 के जानते थे, या लाल गेहूं के नाम से जाना जाता है, तो वह ऐसा गेहूं था कि अमेरिका के लोग तो छोड़ो, जानवर भी नहीं खाते थे। वही गेहूं हम भारत में आता था, जो यहाँ के लोग खाते थे, क्योंकि भारत अन्न के मामला में आत्मनिर्भर नहीं था। तो यह बात शास्त्री जी अपने सभा में बोले, अपने भारतवासियों को बोले, और बोले कि यदि हम इसको छोड़ते हैं तो हमें उपवास रहना पड़ेगा। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति बोला कि हम इसके लिए उपवास रह जाएंगे, ठीक ना। और वही एक नारा दिए कि हमें सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर, लेकिन अपमान का विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं है। यह नारा सभी लोगों ने स्वीकार किया, और प्रत्येक सोमवार के दिन लोग उपवास करना शुरू कर दिए। जो हमें लगता है कहीं ना कहीं यह प्रथा आज तक चलता हो, पहले शास्त्री जी के कारण चलता था और आज सुमारी के रूप में चलता है। हम उनको आज भी नमन करते हैं। हालांकि आज हमारा देश गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, और आज ऐसा देश है कि लगभग 2 करोड़ टन से भी ज्यादा प्रत्येक साल चूहा गेहूं खा जाते हैं। तो यहाँ तक तो किसान के क्षेत्र में काम किए थे, लेकिन यहीं तक प्रधानमंत्री नहीं रुके। इन्होंने हमारे किसान के साथ साथ हमारे जवान के लिए बहुत ही काम किए। जैसे शास्त्री जी के पहले हमारे देश के जवान पे बहुत कम खर्च होता था, ठीक ना। हथियार पे बहुत कम खर्च होता था, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वह हिंदी चीनी भाई भाई नारा करते थे, और उस समय क्या नारा देते थे। लेकिन चीनी जो था 1962 के उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग को हरा दिया था। लेकिन जैसे ही शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बोले कि जितना भारत का बजट था 25% खर्च सिर्फ सैनिक में होगा, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। और हमारे हिसाब से फ्यूचर में कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं आएगा कि 25% बजट का सिर्फ सेना पे खर्च कर दें, ठीक ना। उस समय पूरे भारत के बजट का 25% सेना पे खर्चा कर दिया, और सेना को बोले कि ऐसा तुम तैयारी करो कि कल कोई आक्रमण करे, उसका जवाब देने के लिए हम आज तैयार हो जाएं। मेरे ख्याल से दिए गए लाल बहादुर शास्त्री की जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी आप लोगों को लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं अगला वीडियो में सुधारने का प्रयास जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।